my workshop was 85,000 rupees. That was the first project of my life. IT का वाला क्लाइंट कितने का? किसी का हो सकता है साल भर का सैलरी अकेले एक क्लाइंट हमें देके जाता है। काफी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में कि आप ये कोर्स ले लो और आप एजेंसी ओनर बन जाओगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेक। और कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में भी मैं जानती हूँ जो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी कर लो, आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम तो आपकी लाइफ बना देंगे। इंडिया में एजेंसी जो कल्चर है वो 10 साल बाद कैसा दिखेगा? जिस तरह से इस टाइम पे एआई वगैरह सब कुछ आ चुकी है, आज के डेट पे जो एजेंसी जिस तरह से फंक्शन करती है उस तरह से 10 साल बाद ये चीजें ऐसे काम नहीं करेंगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित पराशर। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मौसमी देवी, जिनको आप जानते होंगे फनल देवी के नाम से। ये एक एजेंसी ओनर है और इनको 18 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इनसे स्क्रैच से जानेंगे कि अगर आप एजेंसी बिल्डअप करना चाहते हो तो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्लाइंट लेते हो तो कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट ले सकते हो। दूसरा कि अगर आप हाई टिकट क्लाइंट पिच करते हो तो उसका क्या स्ट्रेटेजी होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था। काफी पुरानी बात होगी अब तो। सीडैक में थी मैं, उसके बाद फिर मुंबई में थी। तो जब मैंने अपना स्टडीज वगैरह कंप्लीट किया उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे गुवाहाटी वापस जाना पड़ा। सच एज कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट किया। जब मैं देखा कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब वगैरह की, तब ये फाइनल हो गया था कि वहाँ पे रहना है। तो वहाँ पे रह के मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन। तब एक तरीके से उस टाइम पे एजेंसी टाइप का नहीं था, उस टाइम पे एज ए फ्रीलांसर टाइप आप कह सकते हैं कि हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। कब की बात है? ये 2003 2004 इस टाइम की बात है, राइट। तो उस टाइम पे वैसे स्टार्ट किया। तो जब वहाँ उस टाइम पे स्टार्ट किया तो उस टाइम पे देखो आज के जैसा इतना ज़्यादा इंटरनेट और ये वो सब तो नहीं था। ये जितने भी अभी फ्रीलांसिंग वाले साइट्स है या कुछ है, रील, इंस्टाग्राम, ये आपका यूट्यूब, वो तो नहीं था उतना। लेकिन हमने थोड़ा सा फिजिकली जैसे लोगों के ऑफिस में जाके लाइक जो भी हमारे ऑडियंस थे उनके ऑफिस में जाके उनसे पूछ के कि कुछ काम है, कुछ करना है, या कहीं कॉल वॉल करके तो इस तरह से अपना जो है जर्नी मैंने स्टार्ट किया। तो बहुत ही बेसिक से स्क्रेच से स्टार्ट किया। मेरे फैमिली में कोई भी बिजनेस पर्सन है नहीं, तो खुद से कुछ स्टार्ट करना विदाउट एनी गाइडेंस काइंड ऑफ थी। तो करना खुद से कुछ था तो बस स्टार्ट कर दिया। ओके मैम, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको याद हो तो अपने फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था और कैसे आपने रीच आउट किया था? फर्स्ट क्लाइंट जैसे कि मैंने आपको कहा, उस टाइम पे मैंने जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी, वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि एक गैप मुझे दिखाई दिया, वो है आपका रियल एस्टेट पे। तो रियल एस्टेट में क्या होता था, वहाँ पे जो भी ये ब्रोशर्स और वॉकथ्रो 3D वॉकथ्रो वगैरह बनती थी, वो सब क्या करते थे, वो लोग आउटसोर्स करते थे कहीं बाहर से, जैसे दिल्ली से हो गया, मुंबई से हो गया, जयपुर से हो गया, तो वहाँ पे गुवाहाटी में कोई करने वाला था नहीं। तो वो गैप मुझे दिखाई दी, वहाँ से मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की और मैंने बिल्डर्स हो गया या आर्किटेक्ट हो गया, उनके पास जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके तो उनको समझाती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, हाउ कैन आई बी अ लाइक रिसोर्सफुल पर्सन फॉर यू, और आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपके जर्नी में। तो इस तरह से करके मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट माई वॉकथ्रो वाज स्टार्ट किया था 85,000 रुपीज से। दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। सो उस टाइम पे 85 वाज अ बिग अमाउंट, राइट। सो वो मुझे काफी एक लगा कि हाँ इस तरह से भी काम किया जा सकता है, क्योंकि कोई बिजनेस की आइडिया नहीं थी, या कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, कोई आइडिया नहीं था, बस करना था। मैम आपकी अकॉर्डिंग जैसे आप बता रहे हो कि फ्रीलांसिंग आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, उसके बाद एजेंसी वगैरह बिल्डअप किया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा माइंड में ये सवाल आता है कि अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्रीलांसिंग में कब हम स्विच करें, अपने एजेंसी को बिल्ड करने में लगना चाहिए। क्योंकि आजकल कॉलेज स्टूडेंट है
वो स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग ही करते हैं और उनको लगता है कि अब ना मुझे एजेंसी बिल्डअप कर देना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज होते हैं, उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता है कि कब करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग कब करना चाहिए एजेंसी में स्विच? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का वाकई में मुझे लगता है कि मतलब न्यू जनरेशन को जरूरत है। राइट। पहले बात तो यह है कि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं इसमें या टेक्स होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आप, मुझे लगता है कि आप जब तक जितने भी क्लाइंट है उनको कंफर्टेबली सर्व कर पा रहे हो तब तक आपको खुद से करना चाहिए, है ना। और इस पे भी है कि आप पहले 10 क्लाइंट आप कर रहे थे, उनसे आप मान लीजिए कि हर एक क्लाइंट से आप 10,000 रुपया चार्ज कर रहे थे किसी भी सर्विस के लिए, है ना। तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं 10 क्लाइंट को ये ही सर्विसेज 20,000 में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो आपको पहले तो अपनी टिकट साइज इंक्रीज करनी चाहिए और उस टिकट साइज में भी आप कंफर्टेबली कितने लोगों को आप सर्व कर पा रहे हो वो आपको देखना चाहिए, राइट। तो ये एक बार जब आप इस लेवल को आप क्रॉस कर देते हो तो मुझे लगता है कि उसके बाद जब आपके पास आता है कि हाँ आपकी कैपेसिटी है 10 क्लाइंट को सर्व करने की और आपके पास अभी जो है 20, 25, 30 क्लाइंट आने लग गए हैं, क्योंकि योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज योर एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। जो आप क्वालिटी में काम करके देते हो या क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देते हो काम करके, उसी से फिर क्लाइंट आगे 10 लोगों को और बोलते हैं, फिर रेफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका काम फिर आगे बढ़ने लगता है। बिल्कुल, आजकल के बच्चे भी हैं, उनको ना सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उनको लगता है कि क्लाइंट पैसा दे दे, काम का उनको कुछ भी मतलब नहीं होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो आप काम पे फोकस करो कि इस काम को मुझे बेटर से बेटर करके देना है। क्लाइंट कितना भी चेंज करवाए आप उसमें एक्टिव रहो कि मुझे चेंज करके देना है। ऐसा नहीं कि 2 चेंजेस के बाद आप बोलो कि नहीं अब तो मैं नहीं कर सकता। तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो क्लाइंट आपको और रिकमेंड करे, 2-4 और क्लाइंट आपको दिला दे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम सही कह रहे हो। ये वाली गेम ही चलती है इंडस्ट्री में। अगर आप खुद से वो चीजें बेटर कर रहे हो, आप खुद क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो कि आपने इस तरीके का करोगे तो और बेटर हो सकता है, तो क्लाइंट भी लगेगा कि हाँ ये चलो आपको मुझे सिखा भी रहा है और साथ ही साथ ये चीजें करके भी दे रहा है। बिल्कुल। और इसमें मैं इनफैक्ट ये ऐड करना चाहूंगी, आपने बोला शुरू में, ये शुरू की कोई बात ही नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंटली आप क्लाइंट को आपकी खुद की जॉब मान के चलोगे, क्लाइंट की सक्सेस को आपकी खुद की सक्सेस मान के चलोगे, तभी आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऐसी बात है ही नहीं कि आप आज आपने शुरू किया तो आपको क्वालिटी आज देनी है, कल आप एक बड़े एजेंसी बन गए हैं तो आपको नहीं देना है, राइट। वो कल भी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका फोकस क्वालिटी पे होगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा चलेगा। राइट। देखिए मेरा बहुत ही बेसिक फंडा है, मैं एक ही चीज को फोकस करती हूँ, वो है मेरा क्वालिटी। मैं भले किसी का काम छोड़ती हूँ, काम अगर ज्यादा है काम छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं काम जिस क्लाइंट आ रहा है काम ले लो, पैसा मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से काम सोच के लेती नहीं हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं क्वालिटी में मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, विच इज नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो मैं इसीलिए बिलीव करती हूँ कि क्वालिटी में आपका फोकस होना ही चाहिए। ये आज हो 10 साल बाद हो, आपका एजेंसी बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, क्वालिटी, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये सब बहुत मायने रखती है आपके बिजनेस में। जैसे आपने स्टार्ट किया था मैम, तो स्टार्टिंग में 17-18 साल पहले देखा जाए और अभी देखा जाए तो कितना चेंजेस आया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। वहाँ पे बहुत चेंजेस है, ये तो बहुत बड़ी एक जो है रिवॉल्यूशन हमने देखी है। जैसे इंटरनेट आने के बाद या फिर मतलब इंटरनेट इतना अवेलेबल होने के बाद, है ना, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। हम इंटरनेट पे जाते थे, कुछ ब्राउज करते थे, यूआरएल डालते थे, उसके बाद एंटर डालने के बाद हम बैठे रहते थे, वो साइट धीरे धीरे ओपन होता था। आज के टाइम पे तो लोगों को इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो बैठ के एक बार इतना, कभी भी इंटरनेट एक बार को चली भी जाती है तो भी मुश्किल हो जाती है, राइट। तो वो रिवॉल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा है और यहाँ से ये जो इतना रिवॉल्यूशन है इसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी तरह से लोगों को फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे ये चीजें अलग थी। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस को। और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में काम करते हो
तो उसके लिए भी आप देखिए आजकल एआई है, सब कुछ है, तो आप मतलब आप अपना थोड़ा सा इनपुट रखो और बाकी आप थोड़ा अगर रिसर्च भी कर रहे हो या फिर कहीं से लाइक इंस्पिरेशन भी ले रहे हो, तो वहाँ से आप एक बहुत अच्छा क्रिएटिव हो, कुछ भी हो, एडिटिंग में हो, कोई भी चीज़ में हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर से कहूँगी कि कॉपी इज नॉट द वे। कॉपी करके तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मॉडल आप अगर कर सकते हो किसी भी चीज़ को, कहीं से इंस्पिरेशन लेके, कहीं कुछ रिसर्च करके, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, तो ये डेफिनेटली अभी हम जिस गोल्डन एरा में हैं उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहले तो क्लाइंट भी लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती होगी, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट होते हैं और ऑनलाइन भी बहुत ऐसे तरीके हैं जहां से क्लाइंट को रीच आउट किया जा सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत काम बहुत अच्छे से आता है तो आप काम उठा सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद ही 3-4 सालों से कर रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे क्लाइंट मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये काम करूं नहीं करूं, इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो अब एकदम चीजें आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका क्या वे होता है क्लाइंट को सर्च आउट करने का, या कैसे न्यू क्लाइंट आपके पास आते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, काफी सारी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं। इसमें इनबाउंड होते हैं, आउटबाउंड होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो काफी सारी चीजें होती है। सबको मिला के रेफरेंसेस होते हैं, हमारे बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस से हमें बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले हुए हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट कोचेस हैं। अगर मैम जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में कोई स्टूडेंट है, उसको अपना फर्स्ट क्लाइंट सर्च करना है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा? फ्रीलांसिंग इज नॉट लाइक कि क्लाइंट ले लो, काम कुछ भी करके दे दो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनको सर्व करना पड़ता है। क्लाइंट लेना तो मैं कहूंगी कि बहुत आसान है, लेकिन क्लाइंट को क्वालिटी के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ उस चीज को डिलीवर करना इज बिट डिफिकल्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मेरे हिसाब से आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। एक बार आपको लगता है कि स्किल पे काम हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो आपको अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करोगे रोहित, हमारे पास आज के डेट पे कम से कम 3-4 कॉल्स आते हैं पर डे के जॉब के लिए, जॉब इंक्वायरीज के लिए, ठीक है। बट जब भी उनको बोलो कि आप अपना पोर्टफोलियो भेज दो, तो कुछ जेपैग बना के भेज देंगे, कुछ लाइक रिज्यूमी ऐसे वर्ड फाइल पे रिज्यूमी बना के भेज देते हैं। कुछ नहीं होता, बोल रहे हैं मैंने इतना काम कर लिया, मैंने उतना काम कर लिया, मैं इतना एक्सपीरियंस हो 2 साल का। पोर्टफोलियो मांगो तो नहीं है। थोड़ा सा टाइम लो, पहले अपना एक अच्छा सा जबरदस्त एक पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपके पास नहीं है काम, तो आप क्या कर सकते हो, आप मान लो पैकेजिंग है, पैकेजिंग पे आप चले जाओ, उनका रीडिजाइन कर लो। कोई भी वीडियो है यूट्यूब में है या शॉर्ट है, उसको उठा लो, उसको री एडिट कर लो अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इसको हम किस तरह से और एडिट कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे, तो उसको करके आप क्या कर सकते हो, उन्हीं क्लाइंट को जो जिसका भी वीडियो आपने उठाया है या जिसका भी आपने पैकेजिंग किया है, उनको भेजो कि हम आपके लिए इस तरह से हम काम कर सकते हैं, या ये क्वालिटी आपका था और हमने इसको बेटर करके ये बनाया है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज जरूर होगा कि आपकी जो क्वालिटी होगा उनकी क्वालिटी से डेफिनेटली बेटर होना होगा, राइट? तभी वो अगला आपको सुनेगा या देखेगा आपका काम को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना करके आप जब एक इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो बना लोगे, तो क्लाइंट मिलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैम आप मुझे ये बताओ, अगर कोई एजेंसी अपना स्टार्ट कर रहा है, पेड मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, चीजें तो चारों तरफ से हो तब तो ठीक ही होता है, लेकिन इनिशियली अगर कोई एजेंसी स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम पे देखो किसी के पास भी वो मतलब इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। तो ऑर्गेनिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और कुछ अच्छे क्लाइंट्स आपने गेट कर लिया, तो फिर आप उसको ही दिखा के आप फिर प्रमोशन वगैरह कर सकते हो, पेड मार्केटिंग पे जा सकते हो। फिर अगर मान लीजिए मैम कि कोई एजेंसी 0 से उसको 5 लाख तक पहुंचना है, उसकी एजेंसी में एक भी क्लाइंट नहीं है, वो बेसिक से बिल्डअप करना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? उसके लिए पहले तो है कि आप अच्छे से अच्छा क्लाइंट को अप्रोच करो,
है ना, उनको काम वाम दिखाओ, थोड़ा सा अपना करके कुछ फ्री में काम दो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। कोई कहीं पे आपने देखा कि ये चीज जो है ये एडिटिंग किया हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई ग्लिच है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको वो पॉइंट आउट करो। तो उनको जैसे ही आप कुछ प्रोवाइड करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो फिर आगे क्लाइंट आपका मतलब क्लाइंट बनने की स्कोप वहाँ पे बढ़ जाती है, राइट। तो सबसे पहली बात तो है कि आप कैसे उनको वैल्यू कुछ प्रोवाइड कर पाते हो। आपकी फोकस बिगिनिंग अगर है, मतलब आप जीरो पे हो, तो आपको फोकस उसी पे रखना चाहिए कि आप उनको कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जो स्टार्टिंग वाली फेज होती है ना, अगर किसी को सबसे इनिशियली फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में टाइम लगता है, अगर उसको फर्स्ट क्लाइंट मिलता है तो उसको 1 लाख तक ले जाने में टाइम नहीं लगता है। फिर 1 लाख तक पहुंचता है ना, तो उसको 5 लाख तक रोड में थोड़ा समझ में आने लगता है कि अब उसको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट क्लाइंट पे सर्च आउट करो कि आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिले, उसके बाद सेकेंड क्लाइंट कैसे मिले, उसके बाद आप सबसे पहले 1 लाख अर्निंग कैसे हो इस पे फोकस करो। उसके बाद 5 लाख तो ऑटोमेटिक बनते चली जाएगी, उसके बाद 10 लाख बनती चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पहले देखो कि जो पहला क्लाइंट बना, इससे पहले आपने 5 लोगों को अप्रोच किया होगा। उन 5 लोगों में क्या था, आपने क्या गलती की थी जो इस 6th वाले पे आपने नहीं किया, जिसके वजह से वो क्लोज हो गया आपका। तो वो जो गलतियां हैं उन चीजों को आप पहले देखो, ऑब्जर्व करो कि क्यों ऐसा क्या गलती हुई जिसके वजह से वो क्लोज नहीं हुए, राइट। तो उस चीज को अगर आप थोड़ा सा डीपली देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये बोलना था, मैंने इस तरह से बोला इसलिए वो क्लोज नहीं हुए। या फिर उनका जो प्रॉब्लम है वो मैं एक्चुअल में मैं उनको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाया। तो जब आप फोकस सॉल्यूशन पे, वैल्यू पे रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्लाइंट फिर वो अट्रैक्ट होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका, जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या है। क्लाइंट को आपको अच्छे सर्विस के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब क्लाइंट को लगता है कि ये बोल तो रहा है लेकिन ये मुझे बाकी में रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई बार ना क्लाइंट तो चाहता है कि ये मुझे ऐड चलाना है, ऐड चलाना तो है लेकिन ऐड एग्जैक्टली कैसे चलना है या क्या क्या चीजें मुझे कहना है। अगर आप इन सब छोटी मोटी चीजों पे अगर आप क्लाइंट को हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट भी फिर सोचेगा हाँ बंदे में कुछ तो बात है या दम है। तो इस तरह से वो फिर क्लाइंट क्लोज हो जाते हैं। मैम जो हाई टिकट क्लाइंट होते हैं उनको कैसे क्लोज किया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी वगैरह हो सकता है? क्योंकि जो कम बजट के क्लाइंट होते हैं उनको तो आसान होता है कि चलो ठीक है उनका बजट क्लियर, लेकिन जो हाई टिकट क्लाइंट होते हैं उनको पिच आउट करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो जल्दी डील क्लोज नहीं होता है और मेन पैसा वहीं से बनता है। तो उसको कैसे क्लोज किया जाए? बिल्कुल, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि जो छोटे क्लाइंट है मतलब लो टिकट क्लाइंट्स है उससे कई गुना ज्यादा आसान होती है एक बड़े टिकट क्लाइंट को क्लोज करना। कैसे? वो आपका, मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको उनका पहले पेन पॉइंट समझना है कि वाकई में उनका पॉइंट क्या है। वो अगर आपके पास कोई डिजाइन के लिए आ रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग के लिए आ रहा है या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उनके लिए आपसे बात हो रही है, आप उनको अप्रोच कर रहे हो, तो उनको पहले ये देखो कि उनका एक्चुअल में डीप प्रॉब्लम है क्या। वाकई में क्या इनका ये वीडियो एडिटिंग का ही प्रॉब्लम है या फिर कहीं और इनका प्रॉब्लम है जिसके वजह से कहीं मान लीजिए उनका फनल ही ठीक नहीं है, कहीं मान लीजिए उनका एड में जो वो बोल रहे हैं वही ठीक नहीं है। एड में बहुत अच्छा आपने सेटअप कर लिया, बहुत अच्छा वीडियो आपने शूट कर लिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं और आपका फनल में जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो आप अगर उनको वो, आप अगर वाकई में चाहोगे ना उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, तो क्या होगा कि आपको दिखाई देगा कि वो एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो जब आप उस चीज को आप फाइंड आउट कर पाओगे और उनको सही गाइडेंस दे पाओगे तो इजीली आप उनको क्लोज कर सकते हो। बाकी में मैं आपको बताऊं तो जो क्लाइंट लो टिकट पे क्लोज होते हैं या बहुत ज़्यादा खिचपिच करते हैं पेमेंट के मामले में, मान लीजिए आज की डेट पे टचवुड हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बट मान लीजिए कि आपको किसी ने लो टिकट पे अपने उनको क्लोज तो कर दिया बट वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आगे चल के आपको। जबकि आपके एक जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं वो लोग आपको मतलब उनके 1 वर्ड 2 वर्ड पे आपके पास मैसेजेस आएंगे
यू नो लाइक ऐसे चीजें होती है। और जो लो टिकट होते हैं उनका ये राइट से लेफ्ट कर दो, लेफ्ट से राइट कर दो, मतलब कई सारे यू नो लाइक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत छोटे मोटे से भी किए थे, छोटे मोटे टिकट से भी किए थे, तो मुझे लगता है कि एक आज के डेट पे मैं ग्लोबल क्लाइंट को सर्व करती हूँ, फनल्स वगैरह के लिए उनको हेल्प करती हूँ। तो जो भी है उनके लिए वो जो आप मतलब जिसको हाई टिकट आप बोल रहे हो, हाई टिकट वाले बहुत आसान होते हैं उनको सर्व करना एक्चुअल में। ओके, आप मैम थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहो कि आपके पास सबसे ज्यादा हाई टिकट वाला क्लाइंट कौन सा आया था और कितने का था, अगर आप बताना चाहो तो। बताना तो मैं एग्जैक्टली वो अमाउंट वगैरह तो नहीं बताना चाहती हूँ, रफली कितना था, क्या था। अलग अलग सर्विसेज के लिए काफी अलग अलग हमारे पास टिकट्स हैं, हाई टिकट्स क्लाइंट्स हैं। तो मतलब ये मान के चलो कि किसी का हो सकता है साल भर का सैलरी एक क्लाइंट हमें अकेले एक क्लाइंट हमें दे के जाता है। ओके, फिर भी अगर आप बताना चाहो वो अमाउंट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऑडियंस हमारी देख रही है तो उसके माइंड में ये क्लियर हो कि इतना का भी क्लाइंट हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है कि उनको लगता है कि हाई टिकट क्लाइंट नहीं मिलते हैं जल्दी। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप बताना चाहो तो पता रहेगा कि हाँ यार इतना का भी क्लाइंट हम क्लोज कर सकते हैं। देखो हमने इतना बहुत बड़ा तो हमने क्लाइंट नहीं किया है, मतलब ये हाई टिकट आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि हम जिस मतलब जैसे हमारे सर्कल्स हैं वहाँ पे जैसे लोग क्लोज करते हैं तो उसमें तो हमारे लिए वो लो टिकट ही होता है, $9,000-10,000 $8,000 छोटे मोटे अमाउंट्स ही होते हैं। तो हाई टिकट में तो 1 घंटे का किसी कंसल्टेशन का $1 million तक भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो और कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक अभी आपका जर्नी कहाँ तक पहुँचा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, आजकल मैम देखा जाए तो काफी ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, जो लोग सेल कर रहे हैं कि आप ये कोर्स ले लो और आप एजेंसी ओनर बन जाओगे, आप ये कोर्स कर लो आपको ये स्किल्स आ जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो कोर्स लेना चाहिए, और ये सच में अगर कोर्स लेने के बाद एक एजेंसी ओनर हम बन सकते हैं? देखो सच्चाई तो ये है कि आपको गुरु कोच जो भी है, मतलब जो भी कुछ सिखा रहे हैं, एंड ऑफ द डे तो काम आप ही को करना पड़ेगा। राइट। तो आप जो भी सीख पा रहे हो उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन आप कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। राइट। तो मैं ऐसा जरूर नहीं, मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि सारे जो है कोर्सेज फेक होती है या उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। काफी सारे कोर्सेज है, लेकिन आज के डेट पे अगर कहूँ तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर लाइक शो ऑफ वाली चीजें होती है कि मैंने ये करके फरारी ले ली, मैं ये करके अच्छा जो है फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जो है मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेक आज के डेट। और सबसे बड़ी बात कि 1-1 लाख का कोर्स अब मार्केट में बिक रहा है, 5 लाख का कोर्स मार्केट में बिक रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि 5 लाख में ये बंदा देगा, 5 लाख में तो यार एक बिजनेस शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप 5 लाख की बात कर रहे हो, मुझे तो 40-40, 50-50 लाख की कोर्सेज के बारे में पता है। उसके बारे में बताइए मुझे, वो चीजें नहीं पता। 40-50 लाख का कोर्स रियली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में लोग खरीद रहे हैं उसको? खरीद रहे हैं। और कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में भी मैं जानती हूँ जो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, या वो आज के डेट पे काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि लोन लेके कुछ कोर्स कर रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं, कोचेस हैं, जो इन सब चीजों को प्रमोट भी करते हैं, या अपना ज्वेलरी बेच के कर लो, या फिर आप अपना जो है लोन ले लो, लोन लेके कर लो, which is आई थिंक कि वो आपको इतना हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 1% के लिए भी आपका रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी ओके, मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मान लीजिए आप कुछ भी चीज के लिए आप उस चीज को नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आपको लोन चुकाना ही चुकाना है ना। तो मैं ये कहूंगी कि आप जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से करिए। पहले आज के डेट पे काफ़ी सारे यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस है, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलती है। तो ये जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है वहाँ से आप थोड़ा सा गैदर कर लीजिए।
आप एक अपना बेस बना लीजिए। ऐसा हो कि हाँ, आपका अगर वो 10 लाख आपका चला भी गया, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं सीखा, तभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े ट्रबल में आ गए हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ ऐसा है कि हाँ 10 लाख रुपए पड़ी है, उसको हम कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं या कहीं उसको और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं डेफिनेटली न्यू जनरेशन को ये तो नहीं कहूँगी कि बस आग मूंद के किसी पे भी भरोसा करके या फरारी और अपनी बड़ी गाड़ी घर देख के आप उन पे खर्चा मत कीजिए। और आजकल के जो कॉलेज स्टूडेंट है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा तो एकदम सही बोल रहा है, अगर 1 लाख का कोर्स ले रहा है तो कुछ तो होगा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप खोजने जाओ तो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीजें मिल जाती है। उसके बाद आपको उससे कुछ पैसा बनाओ और अपग्रेड करना है, उसके बाद पैसा अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कुछ पैसे अर्न करने के बाद आप सीखो, आपको देखना है कि वो चीजें कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और यही है, मतलब पहले तो आप थोड़ा बहुत अपना अर्निंग करना चालू करो, और जैसे कि मैंने कहा कि अब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो सेल्फ लर्निंग पे, सेल्फ स्किल पे, तो फिर आप उसको करो। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कर लो, आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम तो आपकी लाइफ बना देंगे। कोई किसी का लाइफ नहीं बना सकता है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में एजेंसी जो कल्चर है वो 10 साल बाद कैसा दिखेगा? आज के डेट पे जैसे हर एक बंदा एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, नाम से एजेंसी है ना। तो अभी रिसेंटली हमने एक यूके का क्लाइंट क्लोज किया, तो उन्होंने ये कहा कि किसी एजेंसी को इंडिया में उन्होंने काम दिया था, जिस पे उन्होंने $2800 पे किया था। उसके बाद 1-2 दिन उनका कुछ कन्वर्सेशन वगैरह चला, उसके बाद दैट गाय स्टॉप रिप्लाइंग देम, राइट। और फिर क्लाइंट हमारे पास आए, तो क्लाइंट का एक तरीके से वो हेजिटेशन था कि पे करें, एडवांस पे करें नहीं करें। बट वो जैसे जैसे हमसे बात हुआ, फिर आगे मीटिंग पे आए, तो वो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ और हमने उनको ऑनबोर्ड किया। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप देख पा रहे हैं कि आज के डेट पे हर दूसरा बंदा एजेंसी के नाम पे, या ये ट्रेंड सा बन गया है कि आई एम एजेंसी ओनर। देखिए, मेरे हिसाब से जो एजेंसी जिस तरह से चल रही है, इस तरह से तो एजेंसी चलती नहीं है। एजेंसीज के लिए वाकई में वो डेडिकेशन और वो आपकी एक बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो 10 साल के बाद आप एजेंसी कल्चर की बात कर रहे हो, जिस तरह से इस टाइम पे एआई वगैरह सब कुछ आ चुकी है, या काफ़ी हद तक एआई को हम अपना चुके हैं, राइट। तो इस हिसाब से एजेंसी तो डेफिनेटली रहेगी, एजेंसीज होंगी, बट उसकी वे ऑफ वर्किंग जो है वो डेफिनेटली चेंज होगी। आज के डेट पे जो एजेंसी जिस तरह से फंक्शन करती है, उस तरह से 10 साल बाद ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो एजेंसीज तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रहेंगी ही, लेकिन उसकी कल्चर, काम करने का जो भी है तरीका हो गया, आप कह लीजिए, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो है चेंज हो जाए। मैम मुझे आप ये बताओ, जैसे एआई एजेंसी भी बहुत लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या एआई एजेंसी आने के बाद बहुत सारे एजेंसी बंद हो जाएंगे और एआई एजेंसी बहुत सारे वर्क को रिप्लेस कर देगा? देखो, एआई तो वर्क को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन इसमें एजेंसीज वही सरवाइव कर पाएगी जो एआई के साथ उसको और इम्प्रूव करने के लिए, या उनको अपने काम को और डेवलप करने के लिए एआई को इस्तेमाल करें, है ना। एआई को अपने डे टू डे लाइफ पे इंक्लूड करें, और अपने प्रोडक्टिविटी हो गया या फिर अपना काम स्मूथ हो गया, इस तरह से जो आसान कर सकते हैं आप काम को, तो उस तरह से आप अगर आसान करते हैं तो डेफिनेटली आपको एआई से आपको हेल्प ही होने वाली है। मुझे आप ये बताओ कि इंडस्ट्री में कोई फ्रॉड या कोई स्कैम आपने देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इंडिया में सबसे ज्यादा आज के डेट पे जो एजेंसी के नाम पे स्कैम हो रहा है, वो ये है कि आप एक एजेंसी ओनर हो, आपने बताया, आपने दिखाया सब कुछ, आप एक एजेंसी ओनर हो, आप किसी से काम उठाते हो, आप आगे किसी को काम देते हो, वो आगे किसी और को काम देता है, और वो भी जाके आगे किसी और से काम करवाता है। आपने कई सारे वीडियोस और मीम्स भी इस पे देखे होंगे। इट्स अ फैक्ट ऑफ टुडेज एजेंसी लाइफ। तो ये वाले एजेंसीज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सर्वाइव। आजकल मैं खुद ही देखता हूँ,
बहुत सारे एजेंसी ओनर अपने आप को मतलब कुछ भी नहीं है, अभी खुद भी स्किल्स बिल्डअप नहीं है, अपने आप को एजेंसी ओनर मानकर और चीजें स्टार्ट कर दिया, उनके पास कोई टीम नहीं है, फिर भी बनाते हैं कि हमारे पास टीम है। और ये वाली बात ऐसा नहीं कि हर कोई पैसा नहीं बना रहा है, पैसा बहुत लिमिटेड लोग बना रहे हैं। अगर एक्चुअल में पैसा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक्चुअल में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो और अगर आज के डेट पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग करो ना। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को एजेंसी ओनर बताओ, या जैसे आपने कहा कि आप अपना टीम दिखाओ, ये वो किसी को भी पकड़ के लाओ और टीम दिखाओ अपना। तो ये सब नहीं करना है। आप एक दिन 2 दिन आप ऐसे फ्रॉड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप ये सारी फ्रॉड नहीं कर पाओगे, राइट? तो अगर जेन्युइनली आपको कुछ करना है, जब तक आप अपने एंड से आप कर पा रहे हो तब तक आप फ्रीलांसर के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करो। ये कोई मतलब लोग सोचते हैं कि अरे मैं फ्रीलांसर के हिसाब से कैसे बोलूं, क्या बोलूं, राइट? फ्रीलांसिंग के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यू आर ए स्किल्ड पर्सन देन यू विल डेफिनेटली गेट वर्क। मार्केट में काम आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए जेन्युइन होना पड़ेगा। जेन्युइनली आप अगर काम ढूंढोगे या क्लाइंट ढूंढोगे तो क्लाइंट को अगर रिजल्ट दोगे तो क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट एजेंसी नहीं ढूंढता है, हर क्लाइंट को नहीं चाहिए। कई बार क्लाइंट पूछते हैं कि आप एजेंसी हो या फ्रीलांसर हो, तो इंडिविजुअल के साथ काम करना चाहते हैं, तो दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, राइट? सो तो उन्हीं क्लाइंट को आप सर्व करो जिनको फ्रीलांसर चाहिए। आजकल जो एजेंसी ओनर है ना, वो बहुत सारे जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे थे, स्टार्टिंग उनका होता है, तो एजेंसी ओनर बहुत सारे फ्रीलांसर को वर्क देते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उनका एडवांटेज उठा रहे हैं या आपके हिसाब से सही है कि हाँ उनको वर्क मिल रहा है? देखिए, आप अगर एजेंसी ओनर हो, आप कहीं से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का काम उठाया है और आप एक फ्रीलांसर को अपने लिया जो आपसे 5,000 रुपए उस काम के लिए चार्ज कर रहा है। यू आर वेरी हैप्पी दैट आई एम मेकिंग 95,000 रुपीज, ओके? बट एक्चुअल में क्या होगा, वो जो 5,000 का काम आपको करके देगा उसका क्वालिटी भी वही 5,000 रुपीज वाली क्वालिटी होगी, क्योंकि कोई भी जो अच्छा स्किल्ड पर्सन होगा वो आपका काम प्रीमियम क्वालिटी देगा, वो आपका काम 5,000 में डेफिनेटली नहीं करेगा, राइट? तो वो जो स्किल्ड पर्सन है उसका जो काम का क्वालिटी होगा वो आपका 1 लाख रुपया काम में दिखना भी तो चाहिए ना, वो दिखेगा। लेकिन जब आप 5,000 वाला किसी भी पर्सन से आप काम कराओगे जो न्यू भी है या फिर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनका क्वालिटी ठीक नहीं है, इसी वजह से तो 5,000 में कर रहे हैं, तो वो आप ये सोचोगे कि मैं 95,000 रुपीज मुझे मिल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उस क्लाइंट को खो दोगे जो आपको 1 लाख रुपया भी दे रहा है, या फिर वो आगे फिर आपको और भी कई ऐसे लाख रुपए वाले प्रोजेक्ट्स आपको देने वाले थे, उस क्लाइंट को आप खो दोगे। ओके मैम, 90% जो एजेंसी ओनर है वो ना फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल हो जाते हैं ना कि वो चीजें स्टार्ट करते हैं बहुत किसी को देखकर कि हाँ ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, और मोटिवेट होकर वो स्टार्ट तो करते हैं, फिर वो कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं अपने एजेंसी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन वो एजेंसी बिल्ड नहीं हो पाती है और फिर बैक टू जॉब पे चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, एजेंसी अगर आपको स्टार्ट करना है, आपने अगर एज अ बिजनेस मॉडल उसको किया है, उसके पूरी आपको प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी चाहिए। कैसे आप एजेंसी को बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप क्लाइंट लेके आओगे, आपका अगले कम से कम साल भर का 5 साल का आपका रोड मैप क्या रहेगा, आपका गोल्स क्या है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपकी एजेंसी भी अकॉर्डिंगली ग्रो करेगा। लेकिन फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक तो इंडिया में ये देखा देखी वाली बहुत होती है कि इसने कर लिया तो हमने भी कर लिया, ठीक है, लेकिन एक बिजनेस को आपको चलाने के लिए बहुत सारी एफर्ट की जरूरत पड़ती है, हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स, वर्किंग आवर्स की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप अगर कर पाते हो या ये सब चीजों को मैनेज कर पाते हो प्रॉपरली, मैन पावर मैनेज करना भी इटसेल्फ अ टास्क, राइट? बिगिनिंग से अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे इसको करना चालू कर देते हो, बहुत सारे अपने एम्प्लॉय ले लिया और सबकी जो सैलरी की वो है वो अपने बर्डन जो है वो अपने ऊपर डाल दिया, है ना, तो आपको क्लाइंट नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको उनको सैलरी तो देना ही है,
है ना। तो वो जो टीम है उनको मैनेज करना है, सारी चीजें आपको एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस, काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको लेनी पड़ती है, राइट। तो वो आपको एक्सपेंसेस आप कैसे मैनेज करोगे, एक साल भर के लिए आपके पास अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट वो आपके पास है तो आप उस चीज को कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो सारी कोई प्लानिंग नहीं है और आपने बस स्टार्ट कर दिया, तब तो देखो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, चल नहीं पाएगा, फिर उसके वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ओके मैम, आपने जॉब किया है, और क्या अगर कोई एजेंसी स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या जॉब करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो मैंने तो जॉब नहीं की है, कभी भी जॉब नहीं की है, तो जॉब के साथ कैसा क्या वो तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एजेंसी स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट आप इतना देखो, आप फ्रीलांसिंग से पहले काम अपना स्टार्ट करो। आप अगर कहीं एक जगह जॉब कर रहे हो, आपके वहाँ पे मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 की, सपोज करें, तो आप फ्रीलांसिंग से क्या आप उस अमाउंट को आप रिप्लेस कर पा रहे हो, राइट? अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग अभी 50-60,000 आपकी पर मंथ की अर्निंग आपके लास्ट 6 महीने से 1 साल से आपकी होने लगी है फ्रीलांसिंग से, तब आप उस जॉब को क्विट करके आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर नॉट ओनली एजेंसी, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो या फिर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है तो जॉब को छोड़ के फटाक से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए कि आप आज से मैंने जॉब छोड़ दी और आज मैं स्टार्ट करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। आप जॉब करते रहें 6 महीना 7 महीना 1 साल तक, आप अपना फ्रीलांसिंग संभालिए, जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी मैनेज कीजिए। मैनेज करके जब आपको लगे कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अभी मैं अगर जॉब छोड़ भी देता हूँ तो उतना मेरा जो अर्निंग है स्मूथली वो अर्निंग हो रही है, तब आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक वाइज डिसीजन होगा। मेरे को एक लास्ट आपसे सवाल पूछना है कि ये जो वीडियो है ये बहुत सारे मेरे चैनल पे स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, तो मुझे आप ये बताओ कि उनको अपना एक एजेंसी स्टार्ट करना है और उसमें मोटिवेशन भी रखना है कि हाँ मोटिवेशन फैक्टर को रखना है, तो हमेशा कैसे मोटिवेट रहें, इस बात को आप बताइए और इसी पे हम समाप्त करेंगे इस पॉडकास्ट को। ओके, ये बहुत सही सवाल आपने किया। देखिए मेरे ख्याल से मोटिवेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती है। मोटिवेट आप किसी को देख के आज हो जाते हो, फिर कल आप डाउन हो जाते हो, राइट? तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप अगर एक बनाते हो, आज इतने काम करने हैं, ये काम मुझे, ये टास्क मुझे इतना टाइम पे आज डिलीवर करना है, वो अगर डिसिप्लिन बनाते हो, मुझे 2 घंटा डीएम्स करने हैं, मुझे 2 घंटा क्लाइंट के काम पे फोकस करने हैं, डीप वर्क करना है, प्रोडक्टिव वर्क करना है, तो वो जो डिसिप्लिन है वो आपका लॉन्ग रन तक जाता है ना। और डेली बेसिस पे उसको आप करो, क्योंकि डिसिप्लिन थोड़ा सा बोरिंग होता है कि आप रिपीटेडली एक ही काम को कर रहे हो, राइट? तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन मोटिवेशन से वो जोश आ जाती है, आप स्टार्ट तो कर देते हो लेकिन वो फिर लंबा नहीं चल पाता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से आपको मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन में फोकस करना चाहिए। ओके, तो मैम जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे, जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हो तो कर सकते हो बाकी हम समाप्त करेंगे यहीं पे पॉडकास्ट को। थैंक यू रोहित, ये अपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कहने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपके ऑडियंस से कि पहले अपना स्किल को बिल्ड करें। आप जो भी आज कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना स्किल को पॉलिश करने में, और एक बार जैसे आपने एक क्लाइंट को जैसे आपने अप्रोच किया और क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड किया, तो उसके बाद फिर उनको आपकी फोकस एक ही होना चाहिए कि उन क्लाइंट को, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, फर्स्ट क्लाइंट को आप कैसे बेस्ट टू बेस्ट आप दे पाए। आप अगर अपने क्लाइंट को बढ़िया अपना क्वालिटी दे पाते हो, अपना बेस्ट देते हो, तभी फिर आगे आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं।
और इसी से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फिर। सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक फॉर योर करियर, योर लाइफ, और मस्त रहें, बिल्कुल काम करते जाइए, बढ़िया काम कीजिए, क्लाइंट मिलने का फिक्र मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके पास डेफिनेटली वो सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएंगे। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, एक बढ़िया सा कमेंट में बताओ कि क्या क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताओ भाई, और क्या देखना चाहोगे, किस टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय।